हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नीट 2018 के केमिस्ट्री पेपर का डिस्कशन, राइट। तो देखेंगे केमिस्ट्री पेपर का पहला क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन नंबर 46 से शुरू हुआ था। क्वेश्चन कह रहा है ना, फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड यानी कि HCOOH है 2.3 ग्राम, है ना। इसका रिएक्शन हुआ है H2SO4 से। फॉर्मिक एसिड का रिएक्शन किससे हुआ है? H2SO4 से, राइट। और आपका क्या ऑक्जेलिक एसिड, क्या है? ऑक्जेलिक एसिड है, इसका रिएक्शन हुआ है H2SO4 से। फॉर्मिक एसिड का रिएक्शन हुआ है H2SO4 से एंड ऑक्जेलिक एसिड का रिएक्शन हुआ है H2SO4 से, राइट। 2.3 ग्राम एंड 4.5 ग्राम, ठीक है। उसके बाद कह रहा जो रिएक्शन है उसको हमने KOH से पास कराया। तो सबसे पहले देखेंगे H2SO4 के रिएक्शन के बाद होगा क्या, ठीक है। H2SO4 क्या होता है बच्चों? एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। एक क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। पहले तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यस और नो। जब ऑक्जेलिक एसिड का रिएक्शन करवाएंगे या फॉर्मिक एसिड का रिएक्शन कराएंगे, सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, फिर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यहाँ पे सिर्फ मोनोऑक्साइड बनेगा और यहाँ पे मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड दोनों बनेगा, ठीक है। अब ध्यान दें, 1 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड आपका 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है एंड 1 मोल ऑफ ऑक्जेलिक एसिड आपका 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ CO2 बनाता है, ठीक है। चलिए, तो अब देखेंगे हमारे पास कितना दिया, 2.3 ग्राम दिया। HCOOH का कितना दिया है? 2.3 ग्राम दिया है। कितना दिया है? 2.3 ग्राम। तो मोल्स इज इक्वल टू कितना होगा? मोल्स इज इक्वल टू होगा गिवन वेट 2.3 अपॉन मोलर मास 43, ये 1/20 आ रहा है। सिमिलरली ऑक्जेलिक एसिड का मोल कितना आ जाएगा? मोल्स 2.3 डिवाइडेड बाय 90, सॉरी 4.5 डिवाइडेड बाय 90, ये कितना आ जाएगा आपका? 1/20 आ जाएगा। तो मोल्स निकाल लिए आपने, है ना। फॉर्मिक एसिड के मोल्स कितने होंगे बच्चों? 1/20 होंगे। और ऑक्जेलिक एसिड के मोल्स कितने होंगे? 1/20 होंगे, राइट। तो गिवन वेट हमको क्या दिया? क्वेश्चन में वेट दिया हुआ, क्वेश्चन में वेट दिया है कि फॉर्मिक एसिड का वेट कितना है बच्चों? 2.3 ग्राम है। वेट दिया है तो मोल्स निकालना आसान है। मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास, दैट इज आपका 2.3 डिवाइडेड बाय 4.6, 1 पॉइंट है ना, 1/20, यहाँ पे 1/20, ठीक है। तो फाइनली रिएक्शन के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बनेगा? 1/20 और कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा? 1/20 मोल, 1/20 मोल। और इसके थ्रू कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बनेगा? 1/20 मोल बनेगा, 1/20 मोल बनेगा, राइट। अब देखें, जब इसे KOH से पास कराओगे, देखो अब इधर आपका CO बना है और इधर आपका CO2 बना है। इनको जब KOH से पास कराओगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से पास कराओगे, राइट, तो KOH कैसा है आपका? बेसिक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका कैसा होता है? बेसिक होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है आपका? एसिडिक होता है बच्चों। कैसा होता है? ये एसिडिक होता है। और ये कैसा है? न्यूट्रल। ये कैसा है? न्यूट्रल, राइट। KOH आपका बेसिक है, CO2 आपका एसिडिक है और कार्बन मोनोऑक्साइड आपका क्या है? न्यूट्रल है। तो CO2 को जब KOH से आप पास कराएंगे तो CO2 तो एब्जॉर्ब हो जाएगा KOH में, ठीक है। CO2 क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। बचेगा केवल CO बचेगा। बचेगा क्या? सिर्फ CO, ओनली CO बच जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बच जाएगा। अब अगर आप CO के टोटल मोल्स निकालें, कार्बन मोनोऑक्साइड के टोटल मोल्स निकालें, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड के टोटल मोल्स कितने होंगे? 1/20 इधर से और 1/20 इधर से, टोटल कितने आ जाएंगे आपके? 1/10 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 1/10। टोटल कितने आ जाएंगे? 1/10 मोल्स आ जाएंगे, 1/10 मोल्स। अब अगर आपको वेट निकालना है, वेट इज इक्वल टू क्या होता है आपको मालूम है? वेट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? वेट इज इक्वल टू होता है गिवन वेट, है ना। वेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितना? 1/10 और मोलर मास कितना है? 28। मल्टीप्लाई करोगे तो 2.8 ग्राम आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो 2.8 ग्राम आ जाएगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट भी था, तो मेरे हिसाब से आपसे हो गया होगा, राइट।
ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है काफी। चलिए अब आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या कह रहा है, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम गिव्स मेटा नाइट्रोटॉल एनिलीन बिकॉज। ऐसा क्यों होता है बच्चों? अगर आप एसिडिक मीडियम में एनिलीन को ऑब्जर्व करें, एसिडिक मीडियम में जो एनिलीन होता है ये एनिलीन है। अगर तुम इसे एसिडिक मीडियम में डालोगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एसिडिक मीडियम में ये एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एनिलीनियम आयन में, एनिलीनियम आयन में। और एनिलीनियम आयन जो होता है ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। क्या होता है? मेटा डायरेक्टिंग होता है। ये क्या होता है? मेटा डायरेक्टिंग होता है, राइट। तो एनिलीन का रिएक्शन जब आपने एसिडिक मीडियम में कराया तो पहले किसमें कन्वर्ट हुआ? एनिलीनियम आयन में। और एनिलीनियम आयन क्या होता है? ये मेटा डायरेक्टिंग होता है बच्चों। क्या होता है? मेटा डायरेक्टिंग होता है, राइट, मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो ये भी क्वेश्चन आसान था। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है विच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। आपसे पूछ रहा है मोस्ट एसिडिक, मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड, है ना। आपको पता है कि एसिडिक ऑक्साइड है ना, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं। और मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक होते हैं, है ना। मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। तो जितना ज्यादा मेटेलिक ऑक्साइड होगा उतना ही ज्यादा बेसिक होगा, सॉरी, जितना ज्यादा मेटल होगा, अच्छा मेटल होगा, उतना ही ज्यादा बेसिक होगा और उतना ही बुरा एसिड होगा। तो मेटेलिक है ना, एसिडिक मीडियम जो है, एसिडिक स्ट्रेंथ आपका मेटेलिक कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्साइड के केस में। ऑक्साइड के केस में जितना ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा, ऑक्साइड के केस में जितना ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा उतना ही अच्छा क्या होगा? वो एसिड होगा। ऑक्साइड के केस में, ऑक्साइड के केस में जितना ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा बच्चों, ऑक्साइड के केस में जितना ज्यादा नॉन मेटेलिक होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, राइट। तो आपके लिख सकते हैं मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर जितना कम होगा उतना ही ज्यादा एसिड होगा। तो इसमें सबसे कम एसिडिक है बेरिलियम, तो बेरिलियम ऑक्साइड आपका सबसे ज्यादा अच्छा एसिड होगा, मोस्ट एसिडिक हो जाएगा इन सब में मोस्ट एसिडिक बच्चों। कंपेयर करना है अभी। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 और 50, क्वेश्चन नंबर 49 और 50 दोनों कैसे क्वेश्चन है? प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये दोनों ही क्या है? बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन, राइट। ये दोनों ही कैसे? बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 और 50 दोनों। क्वेश्चन नंबर 51 देखें। क्वेश्चन नंबर 51 में आपका राइमर-टाइमन रिएक्शन दिया हुआ है ना। फिनॉल का रिएक्शन दिया हुआ किसके साथ? CHCl3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा आपका? फिनॉक्साइड आयन बनेगा। क्या बनेगा? फिनॉक्साइड आयन बनेगा इस तरफ, और यहां मतलब ओवरऑल क्या बन जाएगा? सॉरी, CH सैलिसिल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है? सैलिसिल्डिहाइड बनता है। ये कौन सी रिएक्शन है? राइमर-टाइमन रिएक्शन है। इसमें कह रहा है इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। इलेक्ट्रोफाइल होता है डाइक्लोरोकार्बीन। क्या होता है? डाइक्लोरोकार्बीन। इसका रिएक्शन बहुत अच्छे से आपको क्लास में पढ़ाया जाता है। डाइक्लोरोकार्बीन होता है। क्या होता है? डाइक्लोरोकार्बीन, राइट। क्वेश्चन नंबर 52 देखें। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्डिहाइड एंड कीटोन। इट इज बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। इट इज बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग बनता है बच्चों। क्या बनता है? इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग बनता है। इस तरीके से क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होती है बच्चों। क्या होती है? इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होती है, राइट। क्या होता है आपका? इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, राइट, इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है आपसे कंपाउंड ए विद द फॉर्मूला C8H10O
इज फाउंड टू रिएक्ट विथ NaOI, है ना, NaOI by reacting with Y and NaOH। ठीक है, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, देखें, Y प्लस NaOH का रिएक्शन करने के बाद बनता है आपका NaOI। ठीक है, और कह रहा है ये NaOI जो है वो एक कंपाउंड है C8H10O के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बना रहा है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना रहा है। क्या कर रहा है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना रहा है, यानी कि आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। क्या कर रहा है, आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। CHI3 बना रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है बच्चों। क्या कर रहा है, आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, आयोडोफॉर्म टेस्ट, राइट, आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। तो सीधी सी बात है, ठीक है, ये कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए कि कौन सा होना चाहिए, इन दिए हुए ऑप्शंस में से केवल यही पॉसिबल ऑप्शन है। दिए ऑप्शन में से केवल यही एक पॉसिबल ऑप्शन है कि ऐसा हो, इस तरह से हो, तो ए कंपाउंड ये हो जाएगा और वाई क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा, आयोडीन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, देखें, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है, जस्ट अ सेकंड, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में करेक्ट डिफरेंस क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में करेक्ट डिफरेंस क्या है ना, इनमें करेक्ट डिफरेंस क्या है। ठीक है, इसमें आपका करेक्ट डिफरेंस है सेकंड पॉइंट, इसमें करेक्ट डिफरेंस है आपका सेकंड पॉइंट, है ना, द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन एंड हाफ लाइफ ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डज डिपेंड अपॉन A0। बिल्कुल सही, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ करके बाकी सबका T हाफ जो है इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। हाफ लाइफ जो फर्स्ट ऑर्डर का होता है दैट इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K, ये होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ कितना होता है, 0.693, ये होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ, राइट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ। ये A0 पे डिपेंड नहीं करता है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, बाकी सारे करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, CH2 BeH2 और BeH2 में आपसे आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछ रहा है। जाहिर सी बात है फजांस रूल लगाएंगे, फजांस रूल के हिसाब से, है ना, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन ग्रेटर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, जितना स्मॉलर कैटायन होगा उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो आयनिक कैरेक्टर के लिए, है ना, कैटायन का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ग्रेटर द साइज ऑफ कैटायन ग्रेटर इज द आयनिक कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए क्या होता है, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, राइट, जितना छोटा होगा कैटायन उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो आयनिक कैरेक्टर के लिए जितना बड़ा होगा कैटायन, तो ये आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपसे, आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 56 आप बहुत आराम से E0 कंपेयर करके कर सकते हैं, HBr वो आएगा इसका आंसर, है ना। आप E0 ऐड करेंगे दोनों साइड, तो E0 आपका पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। आप देख लें, समझे इसको कैसे कर सकते हैं, देखें HBr को आप देखो, कह रहा कौन सा डिस्प्रोपोर्शनेट कर सकता है। तो HBr को अगर आप Br2 में कन्वर्ट करते हो, HBr को आप Br2 में कन्वर्ट करते हो, तो आएगा E0 आपका 1.595, और HBr को अगर आप BrO3 में कन्वर्ट करते हो, ध्यान दें BrO3 को क्वेश्चन में दिया है, BrO3 माइनस को अगर HBrO में कन्वर्ट कर रहे हैं तो E0 की वैल्यू दिया हुआ है 1.5 वोल्ट। तो जब उल्टा करेंगे तो E0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1.5 वोल्ट, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है ना, इस रिएक्शन को अगर आप ऐड करें, ठीक है, इस रिएक्शन को अगर आप ऐड करें तो HBrO आपका क्या होगा, HBrO आपका डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है Br2 और BrO3 माइनस में। HBrO आपका किसमें डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, Br2 और BrO3 माइनस में। और E0 की वैल्यू क्या आएगी, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो E0 की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, यानी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। अगर कोई डाउट है बच्चों तो मुझसे मैसेज करके पूछें, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है तो मैसेज करने में कोताही ना बरतें,
बहुत देर तक समझाऊंगा तो जो बच्चे आपके कर पाए हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने में कामयाब रहे हैं, उन्हें बोरियत महसूस होगा। ठीक है, तो आप में से जिसको भी डाउट है वो बिल्कुल मैसेज करके पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है, इन विच केस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। किसमें आपका मॉलिक्यूल वाटर का मैक्सिमम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैक्सिमम है। व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको सब केस में नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी ज्यादा होगा। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है? गिवन वेट अपॉन मोलर मास, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। अगर गैस के केस में बात करें तो वॉल्यूम, ये किस केस में? वेपर के केस में, गैस के केस में वॉल्यूम अपॉन 22.4 है ना। उसके अलावा नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन अवोगाड्रोस नंबर। इन सब फॉर्मूलों का आप यूज करें और देखें किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल आता है। इन फॉर्मूलों का यूज करके ये देखें कि किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है। जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स आएगा वही क्या हो जाएगा? आपका नंबर ऑफ पार्टिकल हो जाएगा ज्यादा, राइट। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम का एक कंपाउंड के साथ रिएक्शन हो रहा है, कंपाउंड है X, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3, यानी कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। कह रहा मैग्नीशियम और इस कंपाउंड का रिएक्शन होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा? इस कंपाउंड मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है बच्चों। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2। और इस कंपाउंड की वैलेंसी क्या आएगी? 3 आएगी। इस कंपाउंड की वैलेंसी क्या आएगी? 3 आएगी। ठीक है, तो मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी और इस कंपाउंड की 3, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा Mg3x2। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा Mg3x2, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि आयरन बीसीसी स्ट्रक्चर में होता है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? बीसीसी स्ट्रक्चर में होता है। बीसीसी स्ट्रक्चर में डेंसिटी किसके इक्वल होती है ना। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब, Z इंटू ए अपॉन, है ना, Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब। ऐसा और नो एन भी लिखते हैं यहाँ पे, मान लो आप यहाँ एन भी लिख सकते हो, ए क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ बीसीसी कितना हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ बीसीसी हो जाएगा, Z की वैल्यू होती है 2, मोलर मास तो मोलर मास ही रहने दो फिक्स, Na की वैल्यू Na ही रहने दो फिक्स। और जो बीसीसी के केस में ए में और आर में रिलेशन होता है वो होता है √3 A इज इक्वल टू 4R। √3 A इज इक्वल टू क्या होता है? 4R होता है। √3 A इज इक्वल टू 4R होता है। तो A क्यूब की जगह देखो A इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 4R अपॉन √3। A इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 4R अपॉन √3। तो A क्यूब की जगह लिखा तुमने 4R अपॉन √3 क्यूब। ये हो गया डेंसिटी ऑफ बीसीसी। ये क्या होगा आपका? डेंसिटी ऑफ बीसीसी। नेक्स्ट देखो डेंसिटी ऑफ एफसीसी क्या लिख सकते हो आप? जेड की वैल्यू एफसीसी के लिए क्या होता है? 4 होता है। एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है? 4। मोलर मास होता है m, है ना, मोलर मास होता है m, अवोगाड्रोस नंबर इनटू a क्यूब। अब एफसीसी के लिए √2 A इज इक्वल टू 4R होता है। A इज इक्वल टू क्या होता है? A इज इक्वल टू 4R अपॉन √2, तो आ जाएगा 4R अपॉन √2 क्यूब, राइट। ये कितना आ जाएगा? 4R अपॉन √2 क्यूब आ जाएगा। यहां से आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ बीसीसी अपॉन डेंसिटी ऑफ एफसीसी आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ बीसीसी अपॉन डेंसिटी ऑफ एफसीसी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3√3 अपॉन 4√2, 3√3 अपॉन 4√2 आ जाएगा, राइट। ये आ जाएगा आपका। ऐसा ना, चलिए
क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है इनमें से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है, तीसरा रॉन्ग स्टेटमेंट है। बहुत आसान है, ऐसा लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर ऐसा, और फिर जो अगला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरीके से, देखें वो इस तरीके से, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, ये आपके इलेक्ट्रॉन किस तरह से, इस तरीके से, राइट, ये इलेक्ट्रॉन किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कौन सा रूल फॉलो नहीं कर रहा है। अभी देखिए सिंपल सी बात है कि आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या उल्टा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, करेक्ट है, राइट। ये स्टेटमेंट आपका क्या है, इनकरेक्ट है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था आपसे, रॉन्ग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर, किसके पास मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर है, ऐसा पूछ रहा है कि किसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है आपका, मैक्सिमम। तो अगर आप Cn माइनस को देखें, अगर आप Cn माइनस को देखें बच्चों, ठीक है, तो Cn माइनस कैसा होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ऐसा और नो। और यही क्या आपका मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर है, क्या है, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यूज करना आपको, सिंपल, यही आपका इनमें क्या है, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर है, इन सब में मैक्सिमम इसी का होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, कौन सा ट्रू नहीं है हेलोजेंस के बारे में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना। इनमें से हेलोजेंस के बारे में कौन सा ट्रू नहीं है ना, थ्योरेटिकल को क्वेश्चन है आपका। हेलोजेंस के बारे में ट्रू नहीं कि ऑल फॉर्म मोनोबेसिक ऑक्साइड, ये मोनोबेसिक ऑक्साइड मोनोबेसिक ऑक्जी एसिड्स नहीं बनाते। फ्लोरीन आपका मोनोबेसिक ऑक्जी एसिड नहीं बनाता, फ्लोरीन आपका मोनोबेसिक ऑक्जी एसिड नहीं बनाता है बच्चों, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 63 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है which one of the following element is unable to form MF6 3-n, which of the following elements is unable to form MF6 3-n, MF6 3-n, राइट। कौन सा इसमें से आपका MF6 3-n नहीं बना सकता है, कौन सा MF6 3-n नहीं बना सकता है, ठीक है। तो आप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा बी, क्योंकि बोरॉन जो है वो BF6 3- नहीं बना सकता है, क्योंकि BF6 3- के लिए इसको अपना ऑक्टेट एक्सपेंड करना पड़ेगा, और बोरॉन अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता, ऑक्टेट एक्सपेंशन इज नॉट पॉसिबल। बोरॉन के केस में ऑक्टेट एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है, इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बोरॉन में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बोरॉन में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, ClF3 की बात कर रहा है। ClF3 में क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर होते हैं बच्चों, है ना, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होते हैं, 2 होते हैं, राइट। नंबर ऑफ लोन पेयर कितने, सिंपल आप गिन सकते हैं, यहाँ पे 2 लोन पेयर्स होते हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने होते हैं, 2 लोन पेयर्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है एलिंगन डायग्राम के हिसाब से एल्यूमिना को कौन रिड्यूस कर सकता है। सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना। आप एलिंगन डायग्राम थोड़ा बहुत अगर आपके दिमाग में है तो निश्चित तौर से आप इसका करेक्ट आंसर कर सकते हैं कि मैग्नीशियम होगा, है ना। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, मैग्नीशियम, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, डायरेक्ट फैक्ट बेस पे क्वेश्चन आया है। एनसीईआरटी क्या है, पढ़ाया जाता है पी ब्लॉक में, साइज को ऑर्डर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, साइज को ऑर्डर पूछ रहा है, ठीक है। बोरॉन के बाद गैलियम का होता है, फिर एल्यूमिनियम का होता है, फिर इंडियम का होता है, फिर थैलियम का होता है, राइट। यहाँ पे डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। ये सब क्लासरूम का पढ़ाया हुआ है, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है बच्चों, ये सब क्लास में डिटेल में पढ़ाया है, तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को आपको समझाने की जरूरत है मुझे। चलो क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है देखें।
क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में बताना है आपको नाइट्रोजन के, तो HNO3 NO N2 NH4Cl। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी +5। यहाँ पे कितना आएगा? +5 आएगा। अगर आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो यहाँ आएगा आपका +2। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो यहाँ आएगा आपका 0, है ना। यहाँ पे देखिए +5, यहाँ पे आपका +2, यहाँ पे आपका 0, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका -3। यहाँ पे कितना आएगा? -3, राइट। तो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा ये। 68 क्वेश्चन को ओवुलेटिंग पावर पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सरफेस केमिस्ट्री का सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन, राइट। काफी आसान है अगर आप क्वेश्चन की बात करें तो। चलिए ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 69 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 69 क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस सॉल्यूशन का pH 1 के इक्वल होगा। तो आप सॉल्यूशन नंबर सी देखेंगे। सॉल्यूशन नंबर सी देखिए, जहां पे 75 ml आपका 75 ml M/5 HCl है और 25 ml आपका M/5 क्या है? NaOH। 75 ml क्या है आपका? M/5 HCl है और 25 ml क्या है आपका? M/5 NaOH है। 75 ml M/5 HCl और ये, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो HCl का जो फाइनल कंसंट्रेशन आएगा, फाइनल कंसंट्रेशन आएगा जो HCl का, वो आ जाएगा 10⁻⁻1। कितना आ जाएगा? 10⁻⁻1। HCl का फाइनल कंसंट्रेशन, HCl का आपका फाइनल कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा? 10⁻⁻1। अगर HCl का 10⁻⁻1 है तो H+ का भी फाइनल कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा? 10⁻⁻1। और pH इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? pH इज इक्वल टू होता है -log H+। pH इज इक्वल टू क्या होता है? -log H+, और यहाँ से आ जाएगा pH इज इक्वल टू 1। pH इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा बच्चों, राइट। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है आपसे, है ना, सॉल्युबिलिटी दी हुई है आपको। सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है 2.42 × 10⁻³ ग्राम पर लीटर, है ना, ग्राम पर लीटर दिया हुआ है। अगर इसको मोल है ना, आपको ग्राम पर लीटर दिया हुआ है, अगर आप इसको मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। तो S इज इक्वल टू हो जाएगा 2.42 × 10⁻³ अपॉन मोलर मास 233। इतना मोल पर लीटर आ जाएगा सॉल्यूशन, मोल पर लीटर, है ना, इतना मोल पर लीटर आ जाएगा, है ना। मोल पर लीटर कितना आ रहा है? सॉल्युबिलिटी इक्वल टू कितना आ रहा है? 2.42 अपॉन 233 × 10⁻³ मोल पर लीटर, या मोलर कह सकते हैं सीधा सीधा। और KSP इज इक्वल टू क्या होता है? S² होगा। KSP इज इक्वल टू BaSO4 के लिए क्या होगा? S² होगा। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे सॉल्युबिलिटी की S² लिख करके वैल्यू, तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना, क्लियर कट आ जाएगा, राइट। चलिए, तो ये काफी आसान है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 आपसे कह रहा है A की वैल्यू दी है, वंडर वॉल कांस्टेंट की वैल्यू दी है, NH3 के लिए A की वैल्यू दिया हुआ 4.17, H2 के लिए दिया 0.244,
है ना। CO2 के लिए दिया है 1.36 और किसके लिए गिवन द वंडरवल कंस्टेंट था CO2। और एक गैस होना चाहिए था शायद, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या पता, इस हिसाब से पूछ रहा है। और O2 का दिया होगा और O2 का देना चाहिए, ठीक है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगा फिलहाल, है ना। NH3 के लिए क्या दिया है की वैल्यू 4. A की वैल्यू NH3 के लिए कितना दिया है 4.17। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को। A किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को। फोर्स ज्यादा होगा A की वैल्यू ज्यादा होगी, फोर्स ज्यादा होगा तो क्या होगा, A की वैल्यू ज्यादा होगी। फोर्स ज्यादा होगा तो A की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। फोर्स ज्यादा होगा तो A की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, है या नहीं, यस और नो, राइट। चलिए, तो अगर फोर्स ज्यादा होगा तो A की वैल्यू ज्यादा होगी, है ना। और जितना ज्यादा A की वैल्यू होगी, जितना ज्यादा फोर्स होगा, उसको लिक्विफाई करना उतना ही आसान है। तो सबसे ज्यादा आसानी से किसको लिक्विफाई किया जा सकता है, अमोनिया को, NH3 को, राइट। सबसे ज्यादा किसको आसानी से लिक्विफाई किया जा सकता है ना, अमोनिया को या NH3 को, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कंपाउंड A, है ना, सोडियम के साथ रिएक्ट करने पे B देता है। एक कंपाउंड A है जिसका सोडियम के साथ रिएक्शन हुआ तो उसने B दिया, है ना। और PCl5 के साथ रिएक्शन हुआ तो C दिया, है ना। और B और C का जब आपस में रिएक्शन हुआ तो डाईइथाइल ईथर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, डाईइथाइल ईथर दे रहे हैं। इसका मतलब A आपका क्या होना चाहिए, A होना चाहिए आपका C2H5OH, B आपका क्या होना चाहिए C2H5O- Na+, और C आपका क्या होना चाहिए C2H5Cl, C आपका क्या होना चाहिए C2H5Cl, राइट। इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ABC क्या होना चाहिए आपका C2H5OH, C2H5ONa, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 73 क्या कह रहा है, देखिए। ऑप्शन नंबर 73 क्या कह रहा है, देखिए। हाइड्रोकार्बन A रिएक्ट विथ ब्रोमीन बाय सब्स्टिट्यूशन। एक हाइड्रोकार्बन है, उसका ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, आप RH मान सकते हैं। ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होगा तो RBr फॉर्म होगा। इस RBr का उल्टी रिएक्शन करा रहा है, सोडियम के साथ रिएक्शन करा रहा है तो RR बन रहा है जो कि गैसियस है, तो पूछ रहा है कि हाइड्रोकार्बन क्या हो सकता है, तो डेफिनेटली मेथेन हो सकता है ना। मेथेन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि Br2 के साथ रिएक्शन होता है ना, Br2 के साथ रिएक्शन होता है ना। मेथेन के अगर आप Br2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो CH3Br बनेगा, जिसका आप उल्टी रिएक्शन करवाएंगे तो CH3CH3 बनेगा, यानी कि इथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा, यस और नो, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है, C7H8, है ना, इसका रिएक्शन आपने करवाया 3Cl2, इसके साथ A बना, Br2 और Fe के साथ रिएक्शन कराया, B बना, फिर आप ZnHCl से रिएक्शन कराया तो C बना। पूछ रहा है C क्या होगा, तो आप टोलुइन में रिएक्शन करवाएंगे, ये टोलुइन की बात कर रहा है, टोलुइन में इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपका ये बन जाएगा। और ये कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, राइट। ये कैसा होता है आपका, मेटा डायरेक्टिंग होता है। मेटा डायरेक्टिंग होने की वजह से ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इसका Zn और HCl से रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका मेटाब्रोमोटोलुइन। क्या आ जाएगा, मेटाब्रोमोटोलुइन, मेटाब्रोमोटोलुइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मेटाब्रोमोटोलुइन, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 75 इज ए थ्योरेटिकल क्वेश्चन, है ना। अगर आप 75 की बात करेंगे
तो 75 आपका प्योरली थ्योरेटिकल एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आसान है। फिर भी कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछिए। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का, ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन है। एक क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। और इसको बैलेंस करना है, तो सिंपली यू कैन बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग एसिडिक मीडियम में, है ना। एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग, बैलेंसिंग एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम है, तो काफी आसान है। बैलेंस करके बस आपको क्या करना है? कॉफिशिएंट लिखना है। क्या करना है? कॉफिशिएंट लिखना है। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुई नहीं होगी आपको, राइट। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है, देखिए, A2 गैस प्लस B2 गैस प्लस X2 गैस, और ये कैसा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, -x किलो जूल है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ली चैटरलियस प्रिंसिपल से जाएंगे, तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं वो लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होते हैं। किस पे फेवरेबल होते हैं? लो टेम्परेचर पे। किस पे फेवरेबल होते हैं? लो टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होते हैं, लो टेम्परेचर पे, राइट, है ना। लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होते हैं जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। दीज रिएक्शंस आर फेवरेबल एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। ये रिएक्शन किस पे फेवरेबल है? लो टेम्परेचर पे फेवरेबल है, राइट। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवरेबल एट, है ना, लो टेम्परेचर, राइट। और अगर हाई प्रेशर दोगे तो रिएक्शन क्या होगा? ज्यादा नंबर ऑफ मोल से कम नंबर ऑफ मोल्स की तरफ आएगा, तो हाई प्रेशर देने पे भी फॉरवर्ड आएगा। तो एक ही करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, राइट, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। चलो, मेरे हिसाब से आसान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 78 बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है ए क्या बताता है? जो वंडर वॉल कांस्टेंट ए होता है, वंडर वॉल कांस्टेंट ए, वंडर वॉल कांस्टेंट ए, ये क्या बताता है? वंडर वॉल कांस्टेंट ए क्या बताता है ना? ये बताता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल। क्या बताता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हेंस ऑप्शन नंबर 4 शुड बी करेक्ट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स, force of attraction between gas molecules, right, force of attraction between gas molecules। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है if initial concentration of a reactant is doubled इन, है ना, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो टी हाफ जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो टी हाफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट होता है। तो अगर ए नॉट डबल हुआ, इनिशियल कंसंट्रेशन डबल हुआ, तो आपका हाफ लाइफ टाइम भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन इफ इट इज डबल, इफ इट इज डबल, इफ इट इज डबल, है ना, इफ इट इज डबल, है ना, इफ इट इज डबल क्या होगा? टी हाफ भी क्या हो जाएगा आपका? अगर ए नॉट आपका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, तो टी हाफ भी आपका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है कि एक रिएक्शन है x2 प्लस y2 गिव्स 2xy, हाफ x2 प्लस हाफ y2 गिव्स xy है, ठीक है। कह रहे हैं इनके बॉन्ड एंथैल्पी का जो रेशियो x है ना, 1:0.5:1 है, यानी कि अगर एक x है तो दूसरा 1/2x है और तीसरा क्या है आपका x है ना।
और डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, -200 किलो जूल पर मोल। और डेल्टा एक्स कैसे निकलेगा, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, तो हाफ इंटू एक्स प्लस हाफ इंटू हाफ एक्स है। हमने क्या कहा, ध्यान दो, ये है आपका, तो मान लिया कि जो बॉन्ड इंथैल्पी की वैल्यू है वो x2 के लिए x, तो आपका 0.5 क्या आ जाएगा, हाफ x आ जाएगा इसके लिए x, तो इसके लिए हाफ x है ना, इसके लिए हाफ x और इसके लिए x। और डेल्टा x की क्या वैल्यू दी हुई है, -200 दिया है, -200 इज इक्वल टू हाफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ x2 प्लस हाफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ y2 माइनस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ xy। यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो हाफ x प्लस हाफ इंटू हाफ एक्स यानी 1/4x माइनस x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4x माइनस 1/4x इज इक्वल टू -200। यहां से कितना आ जाएगा आपका, x इज इक्वल टू 800 किलो जूल पर मोल, 800 किलो जूल पर मोल, 800 किलो जूल पर मोल विल बी द आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं, 80 का क्या है आपका 3 है करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, बेंजीन का रिएक्शन इसके साथ करा है, बेंजीन का रिएक्शन किसके साथ करा है, CH3 CH2 CH2Cl के साथ, राइट। इसके साथ करा है एनहाइड्रस AlCl3 में, एनहाइड्रस AlCl3 में करवाया, तो क्या बनेगा आपका, यहां पे आ जाएगा इस तरीके से। फिर इसका रिएक्शन करवाया हमने O2 के साथ, और ये सिंपल फिनॉल के फॉर्मेशन की रिएक्शन आप सबको मालूम है, ये सिंपल फिनॉल के फॉर्मेशन की रिएक्शन है, तो ये बन जाएगा आपका CH3 और क्या आ जाएगा आपका, सर यहाँ पे फिनॉल आ जाएगा और आ जाएगा एसीटोन बन जाएगा, फिनॉल और एसीटोन बन जाएगा, तो A आपका ये हो जाएगा, B आपका ये हो जाएगा, C आपका ये हो जाएगा, PQR दिया हुआ तो P आपका ये हो जाएगा, Q आपका ये हो जाएगा, R आपका ये हो जाएगा, राइट, PQR। तो इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 इज अगेन ए थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ये क्या है आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है, बायोमोलिक्यूल के ऊपर बेस्ड है, ज्यूटर आयन पे बेस्ड है। अगर कोई डाउट है तो एक बार जो है मैसेज करके जरूर पूछ लें, है ना, जो भी डाउट आ रहा है आपको। चलिए ठीक है, इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय, है ना, कॉम्प्लेक्स COCl2 AN कॉर्पोरेट, COCl2। इसमें कह रहा है कौन सा आइसोमेरिज्म आएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, सिंपल सी बात है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। एक तो ये बनेगा आपका, एक तो ये बनेगा ट्रांसफॉर्म, एक कौन सा फॉर्म बनेगा, ट्रांसफॉर्म बनेगा, और दूसरा कौन सा फॉर्म बनेगा आपका, दूसरा आपका सिस फॉर्म बनेगा, दूसरा आपका कौन सा फॉर्म बनेगा, सिस फॉर्म बनेगा। एक ट्रांसफॉर्म बनेगा, दूसरा कौन सा फॉर्म बनेगा, सिस फॉर्म बनेगा, राइट। ट्रांस और सिस दो फॉर्म बनेंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट।
क्वेश्चन नंबर 84 अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन, सिंपल डीडी ट्रांजिशन बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 इज अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन, सिंपल डीडी ट्रांजिशन का क्वेश्चन है ना। नोट्स का क्वेश्चन है प्रॉपर्ली डीडी ट्रांजिशन का। मुझे नहीं लगता आप में से किसी को भी इसमें डाउट है ना। सिंपल डीडी ट्रांजिशन का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखिए क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है NiCO4 के बारे में दिया हुआ, NiCO4 के बारे में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 85, ठीक है। NiCO4 के बारे में दिया हुआ, ठीक है ना। निकल टेट्राकार्बोनिल के बारे में, ठीक है, निकल टेट्राकार्बोनिल के बारे में NiCO4, NiCO4, ठीक है। तो ये कैसा होता है बच्चों, है ना। इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। कैसे होती है? टेट्राहेड्रल, ठीक है। काफी आसान है। ज्योमेट्री कैसे होती है? टेट्राहेड्रल होती है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? पेयर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? पेयर्ड होते हैं। इसी वजह से क्या होता है? डायामैग्नेटिक होता है। क्या होता है? डायामैग्नेटिक। ये क्या होता है आपका? डायामैग्नेटिक, ठीक है। डायामैग्नेटिक होता है, ठीक है। और तो टेट्राहेड्रल और डायामैग्नेटिक, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड डायामैग्नेटिक। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड डायामैग्नेटिक, टेट्राहेड्रल और डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, राइट। क्वेश्चन नंबर 86, FeCO5। ये कैसा आपका? मोनोन्यूक्लियर है, एक ही आयरन है आपका, मोनोन्यूक्लियर है, एक ही न्यूक्लियस मतलब एक ही सेंटर है, आयरन है वो आपका, है ना। जो FeCO5 है उसमें एक ही सेंटर है, आयरन। तो इसको हम कहते हैं, ऐसे कहते हैं इसको मोनोन्यूक्लियर। क्या कहते हैं? मोनोन्यूक्लियर बच्चों, ठीक है। तो मोनोन्यूक्लियर 87 सिंपल। आपको क्या करना है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लेना है। सब में सारे आयंस में क्या करना है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लेना है कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आपको क्या करना है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लेना है सब में कि कितने कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लेना है। मान लिया कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n हो, मान लिया कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो? n हो, ठीक है। तो बोर मैग्नेट्रॉन कैसे निकलता है? मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकलता है? रूट में n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, राइट। क्वेश्चन नंबर 88 देखें। क्वेश्चन नंबर 88 देखें क्या कह रहा है। वेट करें, क्वेश्चन नंबर 88 इधर से बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि आपको आई इफेक्ट का ऑर्डर बताना है, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट आपका NH2 का आपका कम होगा किससे? OR से, और OR का कम होगा F से। ऑल्सो NR2 का कम होगा आपका किससे? OR से, और उसका कम होगा F से। तो 88 का आई थिंक 1 और 2 दोनों करेक्ट होना चाहिए। यस, 88 का जो ऑप्शन नंबर 1 है और ऑप्शन नंबर 2 दोनों ऑप्शन प्योरली करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों ऑप्शन ही क्या है? पूरी तरीके से ठीक है। ये दोनों ही ऑप्शन क्या आपके टोटली करेक्ट है। दोनों ही ऑप्शन क्या आपके टोटली करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं, राइट, टोटली करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 सिंपल सी बात है। कार्बन है, कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +m +h और +i की होती है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी -m -h और -i की। तो -m और -i वाले ग्रुप जितना दूर रहे उतना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, है ना। इस हिसाब से हम कार्बोकैटायन निकाल लेंगे कौन सा वाला स्टेबल होगा, राइट। चलिए
क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है? आसान है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बताना है sp2 sp2 sp sp। किसमें है ऐसा? तो आप देखिए इस मॉलिक्यूल को, सेकंड नंबर वाले मॉलिक्यूल को देखें तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH ऐसा, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे, अगर आप इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाएं, ठीक है, तो ऑर्डर कैसा आ जाएगा इसमें हाइब्रिडाइजेशन का? यहाँ पे होगा आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहाँ होगा sp2, यहाँ होगा आपका sp और यहाँ होगा sp। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, है ना। तो पेपर की बात करें तो 2-4 क्वेश्चन जरूर कठिन थे, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि सारे क्वेश्चन बहुत ही हलवा थे, अच्छे भी क्वेश्चन थे काफ़ी। मान लो कि 10-1 के आसपास ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता, अच्छे से सोचना पड़ता कि कैसे होगा, है ना, क्या सही है क्या नहीं है। तो पेपर ओवरऑल आप कह सकते हैं मॉडरेट ही था, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं था, आसान भी नहीं था, है ना। इस पेपर को आसान तो नहीं बोला जा सकता है, आजकल जिस तरीके से आ रहा पेपर उस हिसाब से तो कहीं से भी आसान नहीं था, लेकिन ओवरऑल एक मॉडरेट पेपर था, बहुत कठिन भी नहीं था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इसमें 150-140 स्कोर कर रहे हैं, 150 स्कोर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छे स्कोर है वो। और अगर 160-170 कर रहे हैं तो कहना ही क्या, है ना। तो आज के पेपर का डिस्कशन यहीं पे होता है खत्म। अब मिलेंगे अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, टाटा बाय बाय।